नमस्कार साथियों, केंट होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका के ऑडिबल सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साथियों एपिस मेलिफेलिका यानी एपिस मेल के बारे में डॉक्टर केंट साहब ने अपने मेटेरिया मेडिका में जो भी बातें बतलाई हैं उनको हम विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये एक तरह का ऑडिबल सीरीज है जिसमें सुनने के लिए आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेंगे, जो कि केंट साहब ने अपने मेटेरिया मेडिका में पर्टिकुलर अलग अलग दवाओं के बारे में जिस तरीके से बतलाया है उसको थोड़ा सा और आसान करके आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। तो चैनल को ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चीज आपको और कहीं मिलेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको ऑडिबल रूप में वीडियो के रूप में देखने के लायक मेटेरिया मेडिका का एग्जैक्ट जो भाषा है केंट सर का वो आपके पास अवेलेबल कराने का जो कोशिश है वो हम कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथियों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो डॉक्टर केंट साहब अपने मेटेरिया मेडिका में एपिस मेलिफेलिका के बारे में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि इस दवा में शरीर पटल के इतने अधिक लक्षण हैं कि पहले हम इसके बाहरी दृश्य का ही अध्ययन करेंगे। मतलब इसमें डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसमें शरीर के बाहरी पटल पर, मतलब कि शरीर के ऊपरी सतह पर, जिसको हम स्किन कह सकते हैं, तो स्किन के ऊपर इतना इसका अलग अलग सिम्टम है कि हमको पहले उसी के बारे में पढ़ना चाहिए, उसी के बारे में बात करना चाहिए। आगे कहते हैं कि समूचे शरीर पर एक तरह के मोटे ददोरे निकलते हैं। और साथियों ददोरे मैंने पहले भी बताया कि ददोरे होते हैं आपके रैशेज, जो अलग अलग तरह के रैशेज निकलते हैं। तो यहाँ पर भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि समूचे शरीर पर एक तरह के मोटे ददोरे यानी मोटे मोटे रैशेज निकलते हैं। कभी कभी तो ये गुलाबी रंग के एवं रूखे रहते हैं और अंगुली छुआने पर रूखे मालूम होते हैं। उस समय रोगी गर्मी से व्याकुल हो जाता है और ददोरे रहने पर या न रहने पर भी शरीर बहुत स्पर्शकातर रहता है। यहाँ पे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एपिस मेलिफेलिका के पेशेंट में, एपिस मेलिफिका के पेशेंट में और जो चकत्ते या फिर हम रैशेज जो भी कहें, ददोरे जिसको कि कह रहे हैं, तो वो मोटे रहते हैं, रूखे रहते हैं और गुलाबी रंग के। अब वैसे तो रैशेज की प्रकृति वैसी ही होती है कि वो मोटे, रूखे और गुलाबी रंग के, थोड़ा सा पिंक या रेडिश कलर में वो होते हैं, तो ये वैसे भी होता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है एक और बात कि बेचैन, वो गर्मी से बहुत ज्यादा बेचैन होते हैं। मतलब कि एपिस मेल का पेशेंट है तो ददोरा का भी ऐसे, ददोरा का क्या है कि मतलब रैशेज का क्या है कि निकलता है। अब निकलता है तो ठीक है अपने समय पे, लेकिन कभी जब नहीं भी है उस समय भी गर्मी से बिल्कुल परेशान रहता है, गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता और टच पसंद नहीं है, किसी तरह का मतलब स्पर्श कातर रहता है, टच एकदम बिल्कुल पसंद नहीं आता है उसे। उसके बाद जहां तहां गांठ गांठ की तरह सूजन पैदा होती है और मिट जाती है। इसके बाद विसर्प की तरह के प्रदाहिक फफोले यहाँ वहां और सिर के पास पैदा होते हैं। यहाँ पे डॉक्टर केंट बस ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो विसर्प, विसर्प मतलब होता है एरिसीपेलस, यानी कि स्किन पे होने वाला एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसके वजह से रैशेज देखने को मिलते हैं, आपको अलग अलग तरह के अर्टिकेरिया लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मूल रूप से ये कहने का मतलब है कि एपिस मेलिफिका किसी तरह के रैशेज के लिए, खास रूप से किसी तरह के अर्टिकेरिया के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि होती है और छूट जाती है, का मतलब है कि आप नॉर्मली देखते हैं कि अर्टिकेरिया के सिम्टम्स का क्या तरीका होता है रहने का, कि वो आता है, स्किन पे आया उभार मालूम पर, और एक समय बाद वो खुद ब खुद गायब भी हो जाता है, फिर कुछ समय बाद किसी वजह से ट्रिगर होकर वो फिर आ जाएगा। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर बतलाया जा रहा है कि एरिसीपेलस की तरह के या किसी तरह के रैशेज की तरह के, किसी तरह के उभार अगर हैं, वो आते हैं जाते हैं, गुलाबी रंग के, रूखे रहते हैं, स्किन ड्राई रहता है, तो इस तरह के कंडीशंस को एपिस मेल बहुत अच्छे से ठीक करती है। इसके साथ ही चेहरा, आंख और पलकों में सूजन पैदा हो जाती है। विसर्प शरीर के किसी भी स्थान में पैदा हो सकता है, पर यह साधारणतः चेहरे पर ही होता है। बहुत अधिक प्रदाहिक क्रिया होती है और इसमें डंक मारने या जलने की तरह दर्द और शोथ रहता है। एक सर्वांगिक आमवात भी दिखाई दे सकता है। आमवात समझते हैं साथियों, रिमेटिज्म को कहते हैं। तो आमवात आपको पूरे शरीर में देखने को मिल, सर्वांगिक मतलब कि सभी जगह पूरे शरीर में, तो पूरे शरीर में दर्द आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद किसी किसी समय चेहरा बहुत सूज जाता है, पलकें पानी के थैले की तरह दिखाई देती हैं, उदर प्राचीर मोटी पड़ जाती है, दबाने पर गड्ढे पड़ते हैं और किसी भी स्थान की श्लैष्मिक झिल्ली को देखने में ऐसा मालूम होता है मानो छेद करने पर वहां से पानी निकल पड़ेगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, कहने का अर्थ है कि शरीर में स्वेलिंग रहता है और खास करके उदर में, पेट के एब्डोमिनल एरिया में स्वेलिंग रहता है, और स्वेलिंग इस तरह का कि देख के महसूस होता है कि किसी तरह का अगर उसमें छेद कर दिया जाए, किसी तरह का लीकेज हो जाए तो वहां से पानी निकल पड़ेगा, इस तरह का सूजन रहता है, एकदम पानी भरा हुआ थैला के तरह का।
उसके बाद फूलना या सोथ, जिसमें दबाने पर गड्ढा पड़ता है, एक ऐसी सर्वांगिक अवस्था है जो किसी भी प्रदाहिक दशा के साथ विद्यमान रह सकती है। इनके सभी उपसर्ग सर्दी से घटते और गर्मी से बढ़ते हैं, यानी कि इसके सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं, किसी भी तरह का जो कॉम्प्लिकेशन है वो सर्दी से बढ़ता है और गर्मी से कमता है। सर्दी से इसको एमेलियोरेशन है और गर्मी से एग्रावेशन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, मोडालिटी के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। उसके बाद चर्म के लक्षण और रोगी के लक्षण गर्मी से बढ़ जाते हैं, तो ये समझ रहे हैं। उसके बाद ऐसी ही मानसिक दशा प्रादाहिक अवस्थाओं में, हृत्पिंड संबंधी अवस्थाओं में, शोथ तथा कंठ के जख्म प्रभृति में भी रहती है। कहने का मतलब है कि किसी भी कंडीशन में ये मोडालिटी सिम्टम जो है एपिस का, ये हमेशा अप्लाई होता है कि किसी भी समय सर्दी से घटता है और गर्मी से बढ़ता है, सर्दी से एमेलियोरेशन होता है, गर्मी से एग्रावेशन होता है। चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो और किसी तरह की प्रॉब्लम हो, सबके लिए ये अप्लाई होता है। उसके बाद कहते हैं कभी कभी तो गर्म पेय, गर्म कमरा, गर्म कपड़े या आग की गर्मी प्रवृत्ति से रोग वृद्धि की तरह हो जाता है। मतलब कि गर्मी कहीं से पसंद नहीं है, गर्म कपड़ा भी पसंद नहीं है, आग भी पसंद नहीं है, गर्म मौसम भी पसंद नहीं है, किसी भी तरह की गर्मी पसंद नहीं। गर्मी रहने से रोगी को बहुत तकलीफ होने लगती है। यदि किसी मस्तिष्क में रक्त संचय वाले एपिस के रोगी को आप गर्म स्नान करा दें तो उसे टंकार रोग हो जाएगा। साथियों, टंकार हम एक तरह से टंकार का अर्थ होता है शरीर को ऐंठना, शरीर धनुष टंकार जैसे आप समझते हैं, तो जैसे वो टाइट होता है टंकार, तो उसी तरीके से शरीर टाइट कर लेगा, वो शरीर ऐंठ जाएगा, एक तरह का आप उसे दौरा कह सकते हैं। तो गर्मी से एपिसमेल के पेशेंट को इतना प्रॉब्लम ज्यादा होता है, इतना ज्यादा उसको गर्मी से प्रॉब्लम है कि अगर गर्म स्नान करा दिया, यानी कि गर्म पानी से नहला दिया जाए, तो शरीर ऐंठ जाएगा उसका। उसके बाद कहते हैं इसीलिए गर्म पानी का स्राव बेहोशी के दौरे में हमेशा लाभदायक नहीं होता, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली के पाठ्य ग्रंथों में इतना सिखाया जाता है कि वृद्धाएं तथा स्त्रियां जानती हैं कि बेहोशी के दौरे के लिए गर्म स्नान उपकारी है, और यदि वहां आप चुपचाप जाएं तो देखेंगे कि बच्चा मरा पड़ा है। थोड़ी ऐंठन और टंकार हो जाने की प्रवणता वाले मस्तिष्क के इस रक्त संचय में बच्चे को गर्म स्नान करा देते हैं, पर वहां जाकर आपको एक भयावनी अवस्था दिखाई देती है। यदि बच्चे के मस्तिष्क में रक्त संचय के लिए ओपियम या एपिस की जरूरत है तो गर्म पानी के स्नान से बेहोशी और बदतर हो जाएगी। यदि दाई ने ऐसा काम किया है तो आपको घर में जाते ही दवा मालूम हो जाएगी, क्योंकि वह कहेगी कि गर्म स्नान के बाद बच्चे की दशा और भी खराब हो गई है, वह मुर्दे की तरह पीला हो गया और मुझे भय है कि मरना ही चाहता है। यहाँ आपको ऐसी अकरन की बीमारी मिलती है जो गर्मी से बढ़ जाती है। यह खासकर ओपियम और एपिस को निर्देश करती है। संपूर्ण एपिस में यही दशा है। पुस्तकों में यह नहीं लिखा है कि एपिस के कंठ के लक्षण गर्म पेयों से बदतर हो जाते हैं। रोगी एकदम ठंडी चीजें चाहता है, गर्म चीजें नहीं खाना चाहता, क्योंकि उनसे रोग वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर बार बार केंट साहब की मेटेरिया मेडिका की सबसे खास बात जो है साथियों वो यही है कि वो किसी भी पॉइंट को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हर जगह पे वो इंप्लीमेंट करते हैं और हर जगह पे उसके कंडीशंस को बतलाते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर एक मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि गर्मी मतलब कि एपिसमेल गर्मी अगर है, मतलब पेशेंट अगर एपिसमेल का है तो गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी प्रॉब्लम्स जो है गर्मी के से, गर्म कपड़े पहनने से, गर्म स्नान करने से, गर्म पानी पीने से, कुछ भी गर्म करेगा तो उसकी प्रॉब्लम्स जो है बदतर हो जाएंगी, वो बुरी स्थिति में चला जाएगा। उसके बाद आगे लिखते हैं कि एक बार मेरे एक सहकर्मी ने मुझे लिखा, जैसा कहा गया था केवल साधारण लक्षण को ध्यान में रखकर समूचा एपिस का रोगी मिलने के कारण मैंने डिप्थीरिया का एक ऐसा रोगी आरोग्य किया है जिसे सर्दी से आराम पहुंचता था। इसमें मालूम होता है कि साधारणतः लक्षण किस तरह विशेष में परिणत हो जाते हैं और किस तरह उनका उपयोग किया जा सकता है। साधारण से ही हमारी मेटेरिया मेडिका बनी और बढ़ा करती है। बाह्य पटल पर एपिस का रोगी शोथ, लाल ददोरे, उद्भेद, आमवात, विसर्प से भरा दिखाई देता है। मतलब एपिस में माने बाहरी शरीर पर बहुत ज्यादा जो है सम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं आपको रैशेज के। उसके बाद यह प्रदाह श्लैष्मिक झिल्ली तक फैल जाता है। जब हम लोग किसी मनुष्य के केंद्र से परिधि तक काम लेते हैं तो मस्तिष्क, हृदपिंड और जरूरी भीतरी यंत्रों को सबसे भीतरी अंश मान लेते हैं तथा उनके आवरण और पर्दे को बाहरी मानते हैं। एपिस बाहरी चीजों पर
पर अपना प्रभाव पहुंचाता है। यह आवरण अर्थात उसके पर्दों पर कार्य करता है। अब देखते हैं कि यह किस तरह चर्म और उसके पास के तंतुओं पर प्रभाव डालता है, और इसी तरह किसी आवरण तथा आच्छादन पर भी अपनी क्रिया करता है, जैसा हृदय आवरक झिल्ली यानी आपके पेरिकार्डियम पर होता है। एपिस मस्तिष्क की झिल्लियों में प्रदाह उत्पन्न करता है, यानी कि आपके ब्रेन के मेम्ब्रेन्स में जो है ये प्रॉब्लम पैदा करता है, दर्द पैदा करता है। हृदपिंड हृदावरक झिल्ली को आवरण करने वाले रक्तांबु कोष तथा अंतरावरक झिल्ली में भी यह उसी तरह का प्रदाह उत्पन्न करता है। मतलब कि आपके यहाँ पर सीधा सीधा जो समझने योग्य बात है वो मेन इंपॉर्टेंस ये रखता है। यहाँ पर डॉक्टर साहब अलग अलग तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बाहरी पटल पर, मतलब किसी भी चीज के बाहरी पटल पर इसका बहुत अच्छा योगदान रहता है। खास करके जैसे कि किसी भी तरह का लाइनिंग का थिकनिंग आप देख लीजिए, किसी तरह के ऊपर से ऊपरी सरफेस, किसी भी ऑर्गन के ऊपरी सरफेस का मोटा होना, या किसी तरह का उसमें किसी तरह का भी आप कह सकते हैं कि एब्सेस दिखना, या किसी भी तरह का उभार आपको अगर देखने को मिलता है तो वहां पे, या फिर ओपन बॉडी पर भी अगर हम देखें तो ऊपरी शरीर पर, ऊपरी सतह पर जो भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है स्किन से रिलेटेड, वहां पे सबसे ज्यादा काम करता है एपिस्मेल। तो इसी को घुमा फिरा के बताया जा रहा है। इसी तरह हम देखते हैं कि आवरणों पर ही एपिस का विशेष प्रभाव पहुंचता है, अर्थात चर्म, श्लैष्मिक झिल्लियां तथा यंत्रों के आवरण पर भी इसकी विशेष क्रिया होती है। और इनके साथ ही हमें प्राप्त होता है शोथ, श्लैष्मिक झिल्लियों का प्रदाह और विसर्प। यहाँ पे समझ रहे हैं, शोथ का अर्थ होता है साथियों स्वेलिंग, विसर्प मतलब मैंने बताया आपको एरिसिपेलस, और श्लैष्मिक झिल्लियों का अर्थ होता है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि आपके श्लैष्मिक झिल्ली। आप देख रहे हैं श्लैष्मिक झिल्ली भी आपके ऊपरी किसी भी ऑर्गन के ऊपरी तह को आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो श्लैष्मिक झिल्ली के रूप में गिनती होता है। ओपन तरह का वो एक सतह है। उसी के तरह शरीर के, मतलब शरीर के किसी भी तरह के ऑर्गन, किसी भी तरह के भाग में उसके सतह पे किसी तरह का काम करना हो तो वहां पे एपिस लाजवाब काम करता है। उसके बाद इन सभी प्रदाहिक अवस्थाओं के साथ डंक मारने की तरह दर्द और जलन रहती है। डंक मारना आप समझ सकते हैं, कुछ चुभने जैसा दर्द, जैसे कि कुछ चुभ रहा हो, जैसे बिच्छू डंक मारता है उस तरह का। समय समय पर तो ऐसी जलन होती है मानो अंगारा रखा है, और डंक मारने से ऐसा मालूम होता है मानो सुई या छोटी कांटियां घुसाई जा रही हैं। मतलब कि इस तरह का दर्द जहाँ पे अंगार रखा हुआ है, मतलब जैसे कि आग रख दिया गया है, उस तरह का जलन होता है, उस लेवल का जलन होता है। और उसी के साथ सुई चुभने जैसा जो है दर्द, यानी डंक मारने की तरह दर्द देखते हैं। उसके बाद एपिस के मानसिक लक्षण भी बड़े आश्चर्यप्रद तथा संपूर्ण मानसिक अवस्थाओं में अद्भुत हैं। गर्मी और गर्म कमरे में रोग वृद्धि का लक्षण रहता है। इसके और भी अपने लक्षण हैं। उदासी, लगातार रोना, आंसू बहना, बिना किसी कारण के ही दिन रात रोते रहना, विरक्त विचार तथा हर एक बात के लिए चिंता के कारण सो नहीं सकना, बराबर रोते रहने के साथ ही साथ निराशा का भाव, उदासीनता, अत्यंत उत्तेजना प्रवणता, मतलब हद से ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है, हर चीज के लिए मानो कष्ट बटोरता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ भी, मतलब कोई भी चीज होगा तो उसमें वो तकलीफ में रहेगा। उसके मानसिक लक्षण इस तरह की हो जाती है कि वो हर चीज में अपने आप को तकलीफ में पाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है साथियों। उसके बाद मूर्खतापूर्ण संदेह और ईर्ष्या से भरा रहता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि मूर्खतापूर्ण संदेह और ईर्ष्या से भरा रहना। ईर्ष्या तो आप समझ सकते हैं जलन, मतलब किसी से जेलसी जो फील होता है सो। और मूर्खतापूर्ण संदेह मतलब कि उसको बेवजह की चीजों पे डाउट होगा, वो किसी पे भरोसा नहीं करेगा, ट्रस्ट नहीं करेगा, और बेवजह के कारण से वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा। उसका एक तरह से कहें कि किसी चीज पे उसे भरोसा नहीं होगा और बेवजह का क्वेश्चन करेगा, बेवजह के डाउट वो खड़े करेगा। उसके बाद साथियों कहते हैं कि रोगिणी एकदम आनंद रहित रहती है। प्रसव या आनंदित करने वाली प्रत्येक बात से वह उदासीन रहती है। मतलब कि कोई भी ऐसा चीज जो उसको खुशी देना चाहिए, नॉर्मली इंसान जो उससे खुश होगा उसके जगह पे वो उससे दुखी होती है। उन चीजों का अपने लिए प्रयोग करने की उसमें योग्यता नहीं रहती जो उसे सुखी कर सकेंगी। यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई भी चीज जो किसी को खुशी पहुंचा सकता है, जैसे एक माँ के लिए प्रसव, बच्चा होना कितना खुशी का बात होता है, लेकिन उससे भी उस तरह की महिला को, मतलब जो एपिस की पेशेंट है, उनको उससे भी अच्छा नहीं कुछ महसूस होगा। उसके बावजूद भी उसमें भी कुछ ना कुछ दुख खोज लेंगी। तो ये एक मेंटल स्थिति होता है, एक मानसिक परिस्थिति बन जाती है। उसके बाद कहते हैं कि वह उनका कुछ दूसरा ही मतलब लगा लेती है। प्रसूति काल में किसी स्त्री या अधिक अवस्था की किसी स्त्री द्वारा मूर्ख उजड़ बच्चों का सा व्यवहार, गंभीर अवसरों पर मूर्खतापूर्ण बातें करती है, जैसे कोई बच्चा बोलता है।
उसके बाद बच्चा धीरे धीरे बेहोशी की अवस्था की ओर बढ़ता जाता है। अब बात कर रहे हैं बच्चे के बारे में कि धीरे धीरे बेहोशी की अवस्था की ओर बढ़ता जाता है, तंद्रा में पड़ा रहता है। तंद्रा मतलब कि ऐसे ही एक भ्रम टाइप का समझिए कि एक चीज में वो अटक गया है, इस तरह से वो पड़ा रहता है। उसके एक तरफ के शरीर में ऐंठन होती है, दूसरा पार्श्व एकदम गतिहीन रहता है। मतलब कि एक तरफ शरीर में एक साइड तो ऐंठन रहेगी, मतलब कि क्रैम्प आपको देखने को मिलेगा, क्रैम्प लाइक पेन रहता है, और वही दूसरी साइड शरीर बिल्कुल मूव नहीं करने जैसा लगता है, जैसे कि वो काम नहीं कर रहा है, गतिहीन रहता है बिल्कुल। इधर उधर सर लुढ़कता है, माथा पीछे की ओर कस कर खींचा रहता है, आंखों की पुतलियां या सिकड़ी हुई अथवा फैली रहती हैं, आंखें बहुत लाल, चेहरा भर्राया, एक मूर्खों की दशा या अर्ध चेतना अवस्था रहती है। बच्चा अंधमुदी आंखों से परा रहता है, मतलब कि मानो शून्य हो गया है। यहाँ पर आप देखते हैं कि बच्चे के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक आंख जो होता है ना कि नॉर्मल, आप बहुत सारे बच्चों में देखें कि आंख पूरा बंद करके वो नहीं सोता है, आधा आंख खुला रहेगा, तो उसी को कहते हैं अधमुंदी। तो आधे मुंदे हुए आंख, मतलब कि आधा बंद आंख लेकर के, मतलब आधा आंख बंद रहता है, आधा आंख खुला रहता है, और वो परा रहता है। तो इस तरह की आप स्थिति देखते हैं। उसके बाद यह मस्तिष्क में रक्त संचय मतलब होता है साथियों ब्लड जमा हो जाना, ब्लड का बहुत ज्यादा जमा हो जाना। रक्त माने ब्लड, संचय मतलब जमा होना। मस्तिष्क झिल्ली प्रदाह या मस्तिष्क मेरु मज्जा प्रदाह यानी सेरिब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस, जिसमें आंखों का गोला बाहर निकला रहता है, उस अवस्था में फायदा करता है जब सारे लक्षण गर्मी से बढ़ जाते हैं। अगर कमरा बहुत गर्म हो जाता है तो बच्चे की और भयावनी अवस्था हो जाती है, एकदम मुर्दे की तरह पीला हो जाता है। यदि बच्चे में ताकत रहती है तो ओढ़ना लात मारकर फेंक देता है। यहाँ पे फिर से हमें ये चीज रिपीट कराया जा रहा है डॉक्टर केंट के द्वारा कि गर्मी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब बच्चे को अगर कुछ ओढ़ाया जाता है, ओढ़ना मतलब कि जो कपड़ा हम ओढ़ करके मतलब अपने ऊपर डाल करके जो सोते हैं, तो उसको लात मार के वो हटा देता है, उसको वो भी पसंद नहीं आता। उसके बाद कहते हैं कि मैंने ऐसे एपिस के रोगी बच्चे देखे हैं जिन्हें खुली आग के पास से हटा देना पड़ता है। खुली आग या चूल्हे से निकलकर जो गर्मी उन्हें लगती है उससे बच्चे रोने चिल्लाने लगते हैं। गर्मी प्रत्येक लक्षण की वृद्धि कर देती है और कभी कभी रोगी के समूचे शरीर में ठंडा पसीना होने लगता है, जिससे न तो उसका ज्वर घटता है और न जलन की गर्मी ही। क्राई इंसेफेलिक यानी मस्तिष्क की चिल्लाहट, ब्रेन क्राई, यह चीख एपिस का एक सुदृढ़ स्वरूप है। मस्तिष्क की बीमारी रहने पर बच्चा इसी तरह नींद में चीखता है। पाठ्य ग्रंथों में लिखा है, बेधने वाली चीख से गहरी नींद में बाधा पड़ती है। साधारण परीक्षा के आरंभिक लक्षणों में हम उस रोग को देख सकते हैं जो इसके सदृश है, मतलब जो सदृश का अर्थ होता है इसके समान है, क्योंकि हम लोग सदा दवा को बढ़ी हुई अवस्था में नहीं देखते हैं, हम लोग रोग को बढ़ते हुए देखते हैं, और आरंभिक अवस्था में ही जरूर देख सकते हैं। जो चीजें समान रूप से आरंभ होती है उनका समान ही अंत भी होता है। उसके बाद एपिस में बुदबुदाना, प्रलाप और बकवादीपन भी रहता है, मतलब कि बेवजह का बकवास करना और कुछ भी कुछ बकते रहना, खुद में दुख में रहना, कुछ बुदबुदाते रहना, ये सब चीज आपको देखने को मिलती हैं। सब तरह का चिल्लाना, चीखना, कराहना, या बहुत तेज हो या कम तेज, मृत्यु का पूर्वाभास, मृत्यु का भय, संन्यास यानी एपोप्लेक्सी का भय। एपोप्लेक्सी आप समझते हैं, तो एपोप्लेक्सी का डर रहता है, मृत्यु से डर रहता है, महसूस होता है कि मृत्यु शायद आने वाली है, इस तरह का रोना, चीखना, चिल्लाना, कराहना, ये सारी चीजें आपको एपिस में देखने को मिलती हैं। बहुत व्यस्त, बेचैन, काम का ढंग बदला करता है, साथ ही बेढंगापन। एपिस में बेढंगापन मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ भी ठीक से नहीं करना, बेढंग। एपिस में अंगुली, अंगूठे तथा प्रत्यंगों में विशेषकर बेढंगापन दिखाई देता है। समूचा स्नायु मंडल सामंजस्य की गड़बड़ी प्रकट करता है। सामंजस्य की यह गड़बड़ी इस दवा में है। बेढंगापन, आंखें बंद कर हिलाते रहना। बेढंगापन, आंखें बंद कर हिलाते रहना, आंखें बंद रहने पर सिर में चक्कर आना, भय, क्रोध, विरक्ति, ईर्ष्या या बुरी खबर सुनने के कारण पैदा हुए उपसर्ग, किसी गहरे मानसिक आघात के कारण दाहिने अंग का पक्षाघातग्रस्त हो जाना,
यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी तरह का मेंटल शॉक से राइट बॉडी में जो है पैरालिटिक अटैक आता है, मतलब कि पैरालिसिस जैसा हो जाता है किसी भी तरह के मेंटल शॉक, मेंटल ट्रॉमा के बाद, तो उसके लिए भी एपिस एक बहुत अच्छी दवा है। उसके बाद एपिस की बीमारियां तेजी और भयंकरता से आक्रमण करती हैं, वे बहुत शीघ्रता से आती हैं, झोंक से तब तक बढ़ती है जब तक बेहोशी नहीं आती। मैंने भाग्यवश मधुमक्खी के डंक का जहर चढ़ने के बहुत से भयानक रोगी देखे हैं। जब किसी अत्यंत स्पर्शकातर रोगी को मधुमक्खी के डंक का जहर चढ़ता है तो वह भयानक रूप से बीमार हो जाता है। अधिकांश मनुष्यों को जीवन काल में मधुमक्खी ने डंक मारा होगा। जहां डंक लगता है वहां थोड़ी सी सूजन भर होती है। यह सूजन रोबिन चिड़िया के अंडे के बराबर होती है या ज्यादा से ज्यादा मुर्गी के अंडे के बराबर। हालांकि यहाँ पे मुर्गी के अंडे के बराबर होती होगी, मैंने नहीं देखा है, लेकिन सूजन होती है ये तो है। और वैसे भी हम जानते हैं कि एपिस मधुमक्खी के काटने की एक बहुत अच्छी दवा है। एपिस से मधुमक्खी का जहर भी खत्म होता है और उसे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी इरिटेशन होती है काटने की जगह पे, वो सब भी बहुत तेजी से आराम होती हैं। उसके बाद इससे उसकी धातुगत अवस्था उस समय नहीं बदलती, वह मनुष्य एपिस का स्पर्शकातर नहीं रहता। संभव है कि उसे 6 जगह मधुमक्खी ने डंक मारा हो, पर हर जगह कुछ थोड़ी सी सूजन भर हो जाती है। पर मधुमक्खी के डंक से स्पर्शकातर यदि कोई मनुष्य आपको मिले और उसे किसी भी जगह जरा सा भी यह डंक लग जाए तो उसे मिचली और घबराहट पैदा हो जाती है, जिससे उसे ऐसा अनुभव होता है मानो वह मर रहा है। लगभग 10 मिनट के भीतर ही वह जुलपुत्ती यानी अर्टिकेरिया से सिर के पैर तक भर जाता है। वह छटपटाता है, जलता है और ठंडे पानी से नहाना चाहता है। वह डरता है यदि उसका रोग घटाने के लिए कुछ न किया गया तो वह मर जाएगा। वह इस तरह लोटता और तड़पता है मानो अपने को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। यहाँ पे हम ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम जो समझ में आ रहा है वो ये है कि वैसे पेशेंट जिनको टच पसंद नहीं है ऑलरेडी, और उस कंडीशन में अगर किसी को मधुमक्खी काट लेता है तो उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, पूरे शरीर में अर्टिकेरिया हो जाता है और बहुत बुरे स्थिति में चले जाते हैं। उनको ऐसा फील होने लगता है कि जल्दी से कुछ ना किया जाए तो वो मर जाएंगे, बेचैन हो जाते हैं। मृत्यु का भय तो आप एपिस में देख ही रहे हैं, अच्छा खासा है। तो ये सारी चीजें हैं साथियों। उसका डॉक्टर केंट कहते हैं कि मैंने ये सब लक्षण एपिस में पैदा होते देखे हैं। इसका प्रतिविष कार्बोलिक एसिड है। इस अवस्था में कार्बोलिक एसिड का प्रयोग होते मैंने देखा है और रोगी ने कार्बोलिक एसिड की अनुभूति ऐसी बताई है मानो कंठ से नीचे उतरते ही ठंडक आ गई हो। वह कहता है, क्यों डॉक्टर साहब, मुझे अनुभव होता है कि वह खुराक मेरी उंगलियों के सिर तक पहुंच गई है। इस अवस्था में जब आप किसी प्रतिविष का प्रयोग न करें तो ध्यान दें कि रोगी क्या कर रहा है। यदि आपको सच्चा प्रतिविष मिल जाए और जब कभी किसी रोग के लिए सच्ची आरोग्यदायक औषधि मिले तो आप कितनी ही ऊंची शक्ति की दवा क्यों न दें। रोगी कहेगा, मुझे इसका अनुभव रोम रोम में और अंगूठे की नोक तक होता है। जब उसके शरीर विधान के अंतरतम प्रदेश में सच्ची प्रतिविष औषधि पहुंचती है तो ऐसी ही अनुभूति होती है। इसी ढंग से हम अपनी दवा की क्रिया रोगी के लक्षणों से सदा परिचालित होती प्राप्त करना चाहते हैं। वे ही हमें बताएंगे कि कौन सी दवा देनी चाहिए और इसी तरह की दवा जब दी जाती है तो उसकी सर्वोच्च क्रिया इसी ढंग की प्राप्त होती है। अब यहाँ पे एक बात समझने योग्य है कि होम्योपैथ में कहा जाता है कि आप बहुत सारी मेडिसिन का एक साथ इस्तेमाल ना करें, एक बार में सिंगल मेडिसिन, सिंगल डोज इसका यूज करें। वो इसीलिए बार बार कहा गया है कि आप बीमारी को आप समझ ही नहीं पाएंगे अगर बहुत सारी दवाएं आप एक साथ मिला करके दे देंगे। बहुत सारे मैंने सुना है कि होम्योपैथी डॉक्टर्स होते हैं जो 10-10, 20-20 दवाएं एक ही ड्राम में, मतलब 4 बूंद उसमें से 4 बूंद उसमें से 4 बूंद उसमें से करके 10-10, 15-15 दवाएं मिला करके डाल दे रहे हैं। अब इसे इसको कहने के लिए अलग अलग नाम रख दिए हैं लोग, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि आप 20-20 दवा डाल दिए हैं। आपको दर्द का पेशेंट आया, दर्द के बारे में आपको जितनी दवाएं मालूम है सब आपने डाल करके दे दी उनको, तो ये इलाज नहीं है। ये तो एक खतरनाक चीज हो गया कि आप सप्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं कि चलो किसी से ठीक हो जाए। ये आपके नॉलेज की कमी है। 10-10, 20-20 दवाएं एक साथ देना कोई लॉजिक का बात नहीं है, तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मूल रूप से हमें यह समझाया जा रहा है। उसके बाद यदि एपिस के लक्षण हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएं तो बिना किसी चक्षु विशेषज्ञ के ही हम लोग आंख का इलाज कर सकते हैं। अब आंख की बात हो रही है, वे अपने लोशन, कास्टिक लोशन प्रभृति से लाभ पहुंचाने की अपेक्षा अधिक मनुष्य को अंधा बना देते हैं। पुराना चाल तो यह थी कि तांबा और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से जला देना, और वर्तमान चीजें भी उससे बहुत कुछ उत्तम नहीं है। वर्तमान समय में जो होम्योपैथिक चिकित्सक आंखों के साथ ही फुफ्फुस और शरीर के किसी अन्य भाग के लक्षण अच्छी तरह नहीं ग्रहण कर सकता, वह चिकित्सा के योग्य नहीं है।
आंखों की बीमारियों का भी इलाज चिकित्सक कर सकते हैं। होम्योपैथी में आंखों का इलाज अथवा किसी दूसरे शरीर यंत्र का इलाज जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि संपूर्ण यंत्रों के साथ पूरे रोग का इलाज करना पड़ता है, न कि एक दो यंत्र लेकर किसी रोगी का। ध्यान देने योग्य है यहाँ पे फिर से डॉक्टर केंट आपको ये बता मतलब प्रिंसिपल्स बता रहे हैं आपको होम्योपैथी के, कि आपको ध्यान रखना है। एक बात क्या बतलाया गया कि बहुत सारी मेडिसिन को अपना दें, आप सिंगल मेडिसिन यूज करें जिससे आपको समझ में आए कि क्या दे रहा है, और पेशेंट आपको बतलाता है कि हाँ उसे क्या मेडिसिन चाहिए उस कंडीशन में जब आप सिंगल मेडिसिन यूज करते हैं। उसके बाद दूसरी बात जो डॉक्टर केंट कह रहे हैं कि होम्योपैथी के डॉक्टर को बीमारी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए या किसी पर्टिकुलर अंग पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, फोकस करना चाहिए टोटलिटी पे, कि मतलब पूरा का पूरा सिम्टम खास करके क्या निकल रहा है, उसमें टॉप सिम्टम क्या है, उसमें सेकेंडरी सिम्टम क्या है, मतलब टोटल सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही खेल खेलना है, ना कि किसी चीज पे अटक जाना है कि जैल्सियम आंख की दवा है तो आंख में कुछ प्रॉब्लम है, जैल्सियम दे दो, यूफ्रेसिया दे दो, कुछ भी 10 तरह की दवाएं दे दो, बेलाडोना से लेकर के आर्सेनिक तक। लेकिन ये मतलब नहीं है, ये इलाज का मतलब नहीं, आप होम्योपैथ नहीं है। उसके बाद एपिस आंखों की एक बहुत बड़ी दवा है। रोग के कारण इसमें शहरी प्रदाहिक बीमारियां हो जाती हैं। ये प्रदाह विसर्प की प्रकृति के होते हैं, जिनसे श्लैष्मिक झिल्लियों और पलकें मोटी पड़ जाती हैं। आंख पर सफेद दाग पड़ जाता है। धुंध रोग हो जाता है, मतलब कि स्मोकी विजन हो जाता है। धुंध रोग के साथ प्रदाह, यह बहुत फैला हुआ रहता है या दाग से परे रहते हैं। रक्तवाहिनियां बड़ी हो जाती हैं। जब प्रदाहिक अवस्था की क्रिया तीव्र रहती है तो इसके साथ ही ऊपरी तथा निचली दोनों ही पलकों में शोथ हो जाता है, और कभी कभी तो समूचा चेहरा शोथग्रस्त हो पड़ता है, जैसे मधुमक्खियों के डंक मारने पर दिखाई देने की आशा की जा सकती है। पलकों की श्लैष्मिक झिल्लियों की सूजन इतनी ज्यादा रहती है कि वे उलट जाती हैं और कच्चे मांस की तरह दिखाई देती हैं। आंख से इतना पानी बहता है कि गाल तक बहता आता है। आग की तरह जलन और डंक मारने की तरह दर्द होता है। धोने और ठंडी चीजों के प्रलेप से अच्छा रहता है और गर्म प्रयोग से बढ़ जाता है। आंख की पुरानी बीमारियां जो खुली आग देखने या उससे निकलने वाली गर्मी लगने पर बढ़ जाती हैं, उनमें रोगी कुछ ठंडी चीज लगाना चाहता है। पुरानी दानेदार पलकों की बीमारी पुराने प्रदाह का बहुत तरह का और बहुत विस्तृत परिणाम होता है। सफेद चीजें या बर्फ की ओर देखने पर बीमारी बढ़ जाती है। हालांकि ये सिम्टम तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन अगर दिखा तो वो आपके लिए एक काम कर सकता है। उसके बाद चक्षु गोलक में दर्द, यानी कि आपके आंख के जो आपके ऑप्टिकल जो कैविटी है उसमें आपको दर्द रहता है। चक्षु गोलक के भीतर गहराई पर दर्द, सुई गरने, जलने, डंक मारने या खोंचा मारने की तरह, मतलब कुछ चुभने या कुछ चुभने गरने जैसा जो है दर्द होता है। अर्जुन रोग, यह एक तरह का आंखों का प्रदाह होता है। यहाँ अर्जुन रोग कह रहे हैं कि अर्जुन रोग क्या है, तो यह एक तरह का आंखों का प्रदाह होता है। इसमें कनीनिका के चारों ओर अंगूठी की तरह उठे हुए पर्दे पैदा हो जाते हैं। एपिस अक्सर पुराने कंठमाला जनित आंखों के रोग में फायदा पहुंचाता है। सफेद चीजें या बर्फ की ओर देखने पर बीमारी बढ़ जाती है। हालांकि ये सिम्टम नहीं देखने को मिलेगा आपको, मतलब शायद ही ऐसा सिम्टम दिखता है, लेकिन अगर किसी में दिखे तो याद रखें कि एपिस्मेल इसकी दवा है कि व्हाइट चीजें, सफेद चीजें देखने पर उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती हैं। उसके बाद कहते हैं कि चक्षु गोलक में दर्द, चक्षु गोलक से भीतर गहराई पर दर्द, सुई गरने, जलने, डंक मारने या खोंचा मारने की तरह दर्द। अर्जुन रोग, यह एक तरह का आंखों का प्रदाह होता है। इसमें कनीनिका के चारों ओर और अंगूठी की तरह उठे हुए पर्दे पैदा हो जाते हैं। यहाँ पे कनीनिका का मतलब होता है साथियों आपका पुपिल। तो कहने का अर्थ है कि पुपिल के चारों तरफ अंगूठी की तरह गोल जो है एक तरह का उभार पैदा हो जाता है, जो कि आप देख सकते हैं एपिस के पेशेंट में। एपिस अक्सर पुराने कंठमाला जनित आंखों के रोग में फायदा पहुंचाता है। कंठमाला जो समझते हैं साथियों कि ग्वाइटर को हम कहते हैं कंठमाला, तो ग्वाइटर के पेशेंट्स में अगर आंखों की प्रॉब्लम है तो वहां पे बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है एपिस। संपूर्ण चक्षु श्वेत पटल प्रदाहित रहता है। श्वेत पटल समझ सकते हैं साथियों कि आपके आंख में जो व्हाइट एरिया होता है वो वाला, तो चक्षु श्वेत पटल प्रदाहित रहता है, मतलब दर्द और तकलीफ रहती है उसमें। उसके बाद
आलोकांतक रोशनी का सहन न होना, यानी तेज रोशनी जो है वो सहन नहीं होती, बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वात रोगियों का बहुत जोर का आंखों का प्रदाह। वात रोगी आप समझ रहे हैं कि रिमेटिज्म को कहते हैं, रिमेटिज्म से गुजर रहे लोगों को वात रोगी कहा जाता है। तो वात रोगी का बहुत जोर का आंखों का प्रदाह, यानी कि आंखों की तकलीफ, आंखों का सर्दी की वजह से प्रदाह, आंखों में कंठमाला जनित प्रदाह, आंख से खूब गर्म आंसू बहते हैं, जलन होती है, आंख तथा चेहरे के एक पार्श्व का विसर्प रोग, मतलब कि चेहरे के किसी एक तरफ जो है आंखों और चेहरे में विसर्प रोग होता है, यानी कि मीजल्स के आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यह दाहिने से बाईं तरफ फैलता है, मतलब कि पहले दाईं तरफ होगा, मतलब राइट साइड में होगा, और फिर धीरे धीरे लेफ्ट की ओर भागेगा। यह कितने ही ढंगों से एपिस का निर्देशक होता है। विसर्प चेहरे के दाहिनी ओर पैदा हो तथा बाईं तरफ से नाक पर फैल जाता हो। डिंबाशय का प्रदाह बाईं ओर की अपेक्षा दाहिनी ओर ज्यादा होता है। जरायु में भी दाहिनी ओर ही होता है। वस्ती गह्वर के संपूर्ण दाहिने भाग में दर्द, यह बाईं ओर फैल जाता है। जलन, डंक मारने की तरह दर्द यहां वहां हुआ करता है और दाएं से बाएं की ओर फैलता है। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट सिम्टम डॉक्टर केंट बतलाना चाह रहे हैं वो ये है कि कोई भी जो प्रॉब्लम है, खास करके आपके अर्टिकेरिया लाइक जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, मीजल्स के तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो सबका क्या होता है कि एक साइड होता है पहले तो, और दूसरी तरफ फैलता है, और खास करके कि राइट साइड होता है और लेफ्ट की ओर फैलता है। तो ये बहुत तेज सिम्टम आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद आरक्त ज्वर के साथ या उसके बाद मध्य कर्ण का प्रदाह, मध्य कर्ण मिडिल ईयर आप समझ सकते हैं, तो उसमें दर्द। अब हम एपिस की कंठ की बीमारियों पर आते हैं। कंठ यानी थ्रोट आपका, तो इसमें बहुत सी कंठ की तकलीफें हैं। एपिस डिप्थीरिया को खासकर उस अवस्था में आरोग्य करता है जब बहुत जोरों का प्रदाह रहता है तथा झिल्ली बहुत थोड़ी रहती है अथवा धीरे धीरे गुप्त रूप से निकलती है। और आश्चर्य की बात यह है कि किस तरह धीरे धीरे बढ़ती है। ये अंश शोथग्रस्त रहते हैं और कोमल तालु पानी के थैले की तरह फूल जाता है। तालु यानी कि आपका पैलेट, समझ सकते हैं। और सुंडिका अर्ध पारदर्शक के रूप में पानी भरे थैले की तरह लटका करती है। समूचे कंठ और मुंह की ऐसी जलपूर्ण शोथग्रस्त सी अवस्था रहती है मानो जरा सा छेद करने से ही पानी निकल पड़ेगा। समझ रहे हैं। कंठ में जलन और डंक मारने की तरह दर्द होता है। यह ठंडक से घटता है और गर्मी से बढ़ता है। सब तरह के गर्म पदार्थों और पेयों से घृणा। जीभ यहां तक फूल जाती है कि मुंह भर आता है। जीभ का दाहिना आधा भाग बहुत खराब रहता है अथवा पहले दाहिने ओर आक्रमण होता है। कच्चे मांस की तरह शक्ल जीभ की, गाल का गढ़ा और कंठ की मानो आवरणहीन खाल उधरी सी अवस्था रहती है। आवरणहीन मतलब समझ रहे हैं कि वही बात है कि खाल उधरने जैसा स्थिति रहता है। उसके बाद कंठ में कितनी ही तरह की सूजन रहती है। जलन, डंक मारने की तरह दर्द तथा लाली के साथ धीमी सूजन प्रदाह के परिणाम में पैदा हुए कंठ के जख्म। जख्म मतलब तो आप जानते ही हैं, घाव होता है। तो उसके बाद कहते हैं आरक्त ज्वर के साथ होने वाले तेज से तेज कंठ के घाव में भी एपिस फायदा करता है। आरक्त ज्वर इंटरमिटेंट फीवर के साथ कभी भी अगर किसी भी तरह का गर्दन में घाव जैसा या कुछ भी अगर होता हो तो वहां पे आपको एपिस मेलिफिका बहुत फायदा करती है। उसके लक्षण मिलने पर यह आरक्त ज्वर को आरोग्य कर देता है और कभी कभी ददोरे रूखे रहने पर भी आरक्त ज्वर में एपिस से फायदा होना कोई साधारण बात नहीं है, असाधारण बात नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वही बात है कि ददोरे, और वो भी मतलब कि आप ददोरे को समझे कि रैसेज, और रैसेज कैसे, ड्राई रैसेज अगर हैं तो उस कंडीशन में कुछ भी बीमारी है, चाहे बुखार है, इंटरमिटेंट फीवर है, हाई फीवर है, सब ठीक होता है। एपिस मेलिफिका सबको ठीक कर सकता है। उसके बाद कहते हैं आरक्त ज्वर के दाने सदा चिकने और चमकीले नहीं हुआ करते। जब ये दाने बिल्कुल ही नहीं निकलते तो चेहरा बहुत मलिन रहता है और साथ ही कंठ में जोर का प्रदाह रहता है, गले में दर्द रहता है।
परिवार से अरक्त ज्वर चल रहा है और बिना दानों के ही किसी का चमड़ा लाल हो रहा है। जिन रोगियों की बीमारी गर्मी से बढ़ जाती है वे ओढ़ना उतार फेंकना चाहते हैं तथा कमरे की गर्मी सहन नहीं होती, उनके लिए उपयोगी है। ध्यान रखेंगे इस बात को। उसके बाद है रोगी ठंडा कमरा चाहता है, गर्मी से तकलीफ बढ़ती है, ठंडी चीजों की इच्छा करता है, खासकर विकिरणित ताप यानी रेडिएटेड हीट जो है उससे बीमारी बढ़ती है। ये बात ध्यान रखने योग्य है साथियों कि रेडिएटेड हीट बहुत खतरनाक होती है, वो डेंजरस होती है हमेशा। अब जैसे आज के समय में हम देखें तो ओवन जो होता है, माइक्रोवेव जो होता है, माइक्रोवेव भी रेडिएटेड हीट एक तरह से पैदा करता है और उसमें रेडिएशन भी है, तो नुकसानदायक वो है। खाना भी कहा जाता है कि रेडिएशन खाने में भी आपको मिलता है, तो माइक्रोवेव में बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। अब आज ये हालत है कि हमारा देश विकास कर रहा है, हम विकास कर रहे हैं, भला हो मोदी जी का कि देश को कंटिन्यू ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं, बहुत अच्छी खुशी मिलती है इसको देख करके। लेकिन कहीं ना कहीं अब हमारे जेब में अगर पैसा है, आज से हम 15 साल 20 साल पहले चले जाते हैं तो खाने को पैसे नहीं थे, आज हम सबके पॉकेट में पैसा है तो हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोवेव खरीद के ला रहे हैं घर पे और उसमें खाना पका के खा रहे हैं। तो ये खतरनाक चीज। अगर पैसे खर्च करना है तो एल्यूमिनियम के जो यूटेंसिल्स है आपके घर में उसको निकाल करके फेंकिए और स्टील और बाकी चीज के आप यूटेंसिल्स यूज कीजिए, इसमें पैसा खर्च कीजिए, ना कि माइक्रोवेव और ओवन में। वो एक खतरनाक विषय है साथियों, उसको नहीं यूज करना चाहिए ज्यादा। उसके बाद कहते हैं अथवा चूल्हे या अग्नि नियामक से जो हवा निकलती है उससे तकलीफ होती है, मतलब हीटर वगैरह से भी जो हवा वगैरह निकलती है उससे दिक्कत होता है। थोड़ी सी भी गर्म हवा जब उसके शरीर से ऊपर से चली जाती है तो उसकी सांस घुटने लगती है। सविराम ज्वर के शीत के समय ही गर्मी उसे बुरी मालूम होती है। इस शीत के समय भी यदि वह गर्म कमरे में रहता है तो उसका दम घुटने लगता है, मतलब कि उसको ठंडा लग रहा है, मतलब कहने का मतलब कि उसको ठंडा लग रहा है, फिर भी वो चाहता है कि नहीं भाई हमको ठंडे में ही रहना, गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसा जहां केस दिखे आपको खट से दिमाग में आना चाहिए कि ये एपिस मेल का ही पेशेंट है, जहां पे गर्मी से ही सारी प्रॉब्लम, मतलब वो गर्म किसी भी रूप में पसंद नहीं करता, तो वहां पे क्या चाहिए, एपिस मेलिफेली का। इसको ध्यान में रखने योग्य है। थोड़े से भी विकिरणित ताप से आरक्त ज्वर, डिप्थीरिया या गले के जख्म में उसका दम घुटने लगता है। वह चाहता है कि दरवाजे खिड़कियां खोल दी जाए, वह कुछ ठंडक चाहता है। कभी कभी तो दाने न निकलने की वजह से आरक्त ज्वर के रोगी में टंकार पैदा हो जाती है और कभी कभी तो एपिस इसकी बहुत ही उपयुक्त दवा हो जाती है। इसकी क्यूप्रम, जिंकम और ब्राउनिया से अवश्य तुलना करनी चाहिए। इस अकरन को गर्म स्नान और भी बढ़ा देती है। सवेरे के वक्त संकुचन यानी कंजेशन और जख्म की अनुभूति होती है। कंठ में जख्म और सूजन, डंक मारने की तरह दर्द, कड़ी चीजें निगल नहीं सकता। इन उपसर्गों के साथ अक्सर कंपन, थोड़ा थोड़ा जारा तथा हल्का बुखार मिला रहता है। कितनी ही बार आप सोचेंगे कि गर्म कंबल ओढ़ा देने से रोगी को आराम मिलेगा, पर यह उसकी हालत और भी खराब कर देगा। रोगी उसे उतार फेंकेगा, बच्चा ओढ़ना लात मारकर फेंक देगा। ये अद्भुत और विचित्र बातें निर्देशक स्वरूप हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिनकी कैफियत नहीं दी जा सकती। यहाँ पे क्लियर डॉक्टर केंट कहना चाह रहे हैं कि ये एक ऐसा सिम्टम है जिसके सामने आप दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है आपको, कि पेशेंट में हीट को इतना इंटॉलरेंस है अगर हीट के प्रति, तो वो सिर्फ और सिर्फ एपिस का पेशेंट है। उसके बाद कहते हैं कि एपिस मेलिफिका में वमन, मिचली तथा बड़ी घबराहट के साथ ओकाई और मिचली रहती है। खाई हुई चीज और पित्त का वमन, तीते और खट्टे तरलों का वमन। एपिस समस्त तलपेट में और कोख में घाव की तरह यंत्रणा और करापन पैदा कर देता है। यंत्रणा मतलब भी साथियों दर्द होता है, और वमन मतलब आप समझ रहे हैं कि कै यानी कि उल्टी, करापन हार्डनेस। तो एपिस समस्त तलपेट में और कोख में घाव की तरह यंत्रणा और करापन पैदा करता है। लोअर एब्डोमेन में आपको ध्यान रखना है कि दर्द होता है, हार्डनेस देखने को मिलता है, प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो ये चीजें हैं। उसके बाद एपिस के बहुत से रोगों के साथ करेपन की अनुभूति रहती है। करापन एपिस के रोग में बहुत बार देखने को मिलता है। तलपेट वायु से तना रहता है, वायुपूर्ण अवस्था, बहुत तनाव और भरापन, करा और ढोल की तरह रहता है। सभी प्रदाहिक रोगों में, अंतरावरण प्रदाह में, यकृत के प्रदाह में, वस्ती गह्वर के प्रदाह में बहुत तनाव
तनाव और कसावट रहती है, पर यह कसावट सदा सर्वांगिक नहीं होती, कभी कभी स्थानिक होती है। कभी कभी इसके साथ थोड़ा रक्त संचय भी रहता है, पर यह कसावट समूचे तलपेट में रहती है। और इसी कसावट की वजह से रोगी को इस भय से खांसना असंभव हो जाता है कि कुछ फट जाएगा। खांसने पर रोगी को ऐसा मालूम होता है मानो कुछ टूट जाएगा। पखाने के समय कांख नहीं सकता। स्त्रियों के उदर और वस्ती गह्वर के उपसर्गों में तो ये एक बहुत साधारण बात है। रोगिणी कहेगी कि पखाने के समय वह जोर नहीं लगा सकती, क्योंकि उसे ऐसा अनुभव होता है मानो यदि वह जोर लगाएगी, काखेगी, कूथेगी तो कुछ टूट जाएगा। सीने की भी हालत यही रहती है। ऐसा मालूम होता है मानो खांसने पर कुछ टूट कर गिरेगा, मानो सभी तंतु तनने या फैलने की हालत में हो रहे हो। यहाँ पर एक अनुभव बतला रहे, एक मानसिक स्थिति बतलाया जा रहा है एपिस मेलिफिका के पेशेंट के बारे में, कि एक तो पेट गैस से इतना ज्यादा फूला हुआ रहता है कि महसूस होता है कि कुछ भी करने के लिए ताकत नहीं लगा सकते, खांस नहीं सकते, उससे प्रेशर पड़ेगा फट ना जाए पेट, ऐसा महसूस होता है। ये करापन रहता है, ये हालत रहता है। टूटने का अनुभव, मतलब इतना करापन फील होता है कि टूटने का अनुभव होता है सीने में, पेट में। तो ध्यान रखेंगे कि जहां पर इस तरह का भाव अगर कहीं मिल जाए गलती से, तो वहां पे एपिस मेलिफिका लाजवाब काम करेगी। उसके बाद यकृत की बहुत ज्यादा अनुभूति भरी अवस्था, यकृत और झिल्ली का प्रदाह, छोटी पसलियों में दर्द, यह बाईं करवट लेटने पर बढ़ जाता है। यकृत कहते हैं साथियों हम लीवर को, तो लीवर में कहा जा रहा है कि ज्यादा अनुभूति भरी अवस्था, मतलब कि बहुत ज्यादा फील होता है। यकृत और झिल्ली का प्रदाह, दर्द आप देख रहे हैं, छोटी पसलियों में दर्द, यह बाईं करवट लेटने पर बढ़ जाता है। यानी कि बाईं तरफ अगर लेटा जाए, बाईं तरफ करवट लेके लेटा जाए तो यह दर्द जो है बढ़ जाता है। हालांकि लीवर राइट साइड में है तो दर्द भी राइट साइड में ही आपको महसूस होगा, लेकिन बाएं करवट लेने पर बढ़ जाएगा। उसके बाद पसलियों के नीचे से दर्द, यह ऊपर की ओर फैलता है। पसलियों के नीचे से आप समझ सकते हैं, पसली माने रिब्स, रिब्स के नीचे से दर्द होना शुरू होता है और वो अपवर्ड्स जाता है, मतलब सीने के ऊपर की तरफ फैलता है। उसके बाद कुक्षी देश में दर्द भरे संकुचन का भाव रहने के कारण रोगी को बाध्य होकर सामने की ओर झुक जाना पड़ता है। सभी उपसर्गों में रोगी को सामने की ओर झुकना और प्रत्यंगों को ढीला कर देना पड़ता है, क्योंकि तनाव की अवस्था रहने के कारण उन्हें बहुत कष्ट होता है। छूने पर पकाशय में स्पर्श सहन न होगा। रोगिणी का समूचा तलपेट इस तरह यंत्रणा से भरा रहता है कि छूने से उसे बहुत तकलीफ होती है। स्त्रियों की सभी उदर की बीमारियों में तलपेट बहुत यंत्रणापूर्ण और दर्द से भरा रहता है। संपूर्ण तलपेट में घाव की तरह यंत्रणा, तनाव और डंक मारने की तरह जलन का दर्द होता है। पकाशय में जलन की तरह ताप। तलपेट के बाहरी भाग की एक शोथग्रस्त सी अवस्था रहती है, कभी अकेला शोथ और कभी उसके साथ ही सर्वांगिक शोथ रहता है। प्रत्यंग भरपूर सूज जाते हैं, दबाने पर गड्ढा पड़ता है, पैर और प्रत्यंग फूले रहते हैं, साथ ही प्रत्यंगों में जलन, डंक मारने की तरह दर्द और सुन्नपन रहता है। उसके बाद ऐसा मालूम होता है मानो आंतें कुचल गई हैं। एपिस में पानी जैसा दस्त तो एक साधारण बात है, पीले हरे दस्त, जैतून की तरह हरे दस्त, पानी की तरह दस्त प्रवृत्ति। रोज 6 से 8 तक पतले दस्त आते हैं, मतलब 6 से 8 बार डायरिया हो जाता है रोज, जिनमें सरे मांस की तरह गंध रहती है। यह खासकर बच्चों और बालकों के एक विचित्र प्रकार के दस्त में उपयोगी होता है, जब दस्त में खून मिला होता है या श्लेष्मा अथवा खाया हुआ पदार्थ मिला होता है। यह देखने में टमाटर की चटनी की तरह मालूम होता है। पखाने के समय मलद्वार बाहर निकल आता है, यानी कि कांच निकलना, एनल प्रोलैप्स जिसे कहते हैं, और खुला रहने की तरह दिखाई देता है। फास्फोरस और पल्सेटिला की तरह खुला मलद्वार, मलद्वार आप समझ रहे हैं ना, फास्फोरस और पल्सेटिला की तरह खुला मलद्वार, यानी कि ये एनस का बाहर निकल जाना, कांच निकलना और खुला जैसा लगने लगना, ये आपको फास्फोरस और पल्सेटिला में भी देखने को मिलता है और एपिस में भी है। पुराना अतिसार, मतलब पुराना डायरिया चल रहा है जिसको, रक्तामाशय तथा आंतों में रक्तस्राव, साधारणतः माथे की तकलीफ के साथ कब्ज रहता है, कई दिनों तक पखाना नहीं होता, मस्तिष्क में रक्त संचय और नए
मस्तिष्क के जल संचय यानी हाइड्रोसिफेलस के साथ आते एकदम पक्षाघात ग्रस्त सी मालूम होती हैं। उसके बाद एपिस में पेशाब की बहुत सी तकलीफें भी हैं। पेशाब थोड़ा बूंद बूंद कर होता है। पेशाब होने के पहले बहुत कूथना पड़ता है, कांखना पड़ता है, तब कहीं थोड़ा सा गर्म पेशाब टपक पड़ता है। जलता हुआ पेशाब, खून का पेशाब, जो ही कई बूंद पेशाब मूत्राशय में इकट्ठा होता है पेशाब लग जाता है। लगातार वृथा ही पेशाब लगता है, होता नहीं। इसके बाद पेशाब एकदम रुक जाता है। बच्चों को बहुत देर तक पेशाब नहीं होता। देखते हैं और माथे पर चीखते हैं और माथे पर हाथ रख लेते हैं, नींद में रोते हैं, ओढ़ना उतार फेंकते हैं। अक्सर एक खुराक एपीसी फायदा कर देगा। पेशाब एल्बुमिन से भरा रहता है, पर अक्सर आरक्त ज्वर में इसकी जरूरत रहती है। नहीं, पेशाब एल्बुमिन से भरा रहने पर अक्सर आरक्त ज्वर में इसकी जरूरत रहती है। तो ध्यान देंगे कि फीवर के, इंटरमिटेंट फीवर या किसी भी तरह के फीवर में अगर पेशाब में एल्बुमिन, यूरिन में एल्बुमिन ज्यादा देखने को मिल रहा है तो वहां पे एपिस बहुत अच्छा काम करती है। उसी के साथ प्रोस्टेट बढ़ा हुआ रहेगा तो आप जानते हैं कि बहुत अच्छा एपिस प्रोस्टेट की दवा है। बच्चों में भी कहा जा रहा है कि अगर टॉयलेट करने में, पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, ठीक से पेशाब नहीं आ रहा है, या फिर मिक्चुरेशन है, खून मिला हुआ पेशाब आ रहा है, किसी भी तरह की समस्या है, अगर प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम है या फिर पेशाब में कोई दिक्कत है, जलन है, लहर है, दर्द है, एपिसमेल एक अच्छी दवा हो सकती है। बस बाकी सिम्टम्स आपको जो है मैच करने होंगे, बाकी सिम्टम्स, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स देखना होगा। जनेंद्रियों में सूजन के साथ या अंड वृद्धि होने के साथ छोटे लड़कों का थोड़ा पेशाब होना। जनेंद्रिय मतलब कि पीनिस वगैरह आप समझ सकते हैं। तो पीनिस में कम उम्र के छोटे लड़कों की बात हो रही है, इसीलिए मैं सिर्फ पीनिस बोल रहा हूं। तो पीनिस हो गया एक, दूसरा की स्क्रोटम हो गया जो अंड बोल रहे हैं। तो इन सब में स्वेलिंग के साथ साथ पेशाब होने में दिक्कत, बूंद बूंद करके पेशाब होता है। पेशाब 2 भी 4 बूंद अगर पेशाब आ जाता है तो लगता है कि पेशाब करेंगे और जाएंगे, 2-4 बूंद टप टप करके, चू करके, टपक करके रह जाता है, पेशाब होता नहीं है। तो उस कंडीशन के लिए यहाँ पे ये बात कही गई है कि जनेंद्रियों में सूजन के साथ या अंड वृद्धि होने के साथ छोटे लड़कों का थोड़ा पेशाब होना। जितनी ही बार पेशाब लगता है वह चीखता है, क्योंकि गत बार उसे जो दर्द हुआ है वह उसे याद है। गुर्दा, मलनली, मसाना और मूत्र नली की प्रदाहिक बीमारियां। गुर्दा आप समझ रहे हैं, मलनली समझ रहे हैं, मसाना यानी किडनी, और मूत्र नली आप समझ रहे हैं, आपका पेनिस कह सकते हैं, यूरिथ्रा। उसके बाद संपूर्ण मूत्र पथ उपदाहिक रहता है, पूरा यूरिनल सिस्टम आपका जो है उसमें दर्द रहता है, बहुत कुछ कैंथ्रिस की तरह। ये दोनों ही दवाएं आपस में प्रतिविष का काम करती हैं। अब यहाँ पे एक चीज है जो देखने लायक है कि एपिस के सिम्टम, पेशाब वाले सिम्टम्स अगर हम एपिस के देखें तो बहुत हद तक कैंथ्रिस की तरह है, क्योंकि कैंथ्रिस में भी पेशाब में जलन होना, ठीक से पेशाब न हो पाना, दर्द रहना पेशाब के दौरान, ये सारी चीजें हैं। लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ सिम्टम्स हैं और एपिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। और ध्यान देंगे कि जिसको एपिस यूज किया जा रहा है उसको कैंथ्रिस यूज नहीं करना है, या जिसको कैंथ्रिस दिया जा रहा है उसको एपिस यूज नहीं करना है। मैं फिर से ये बात कहूंगा साथियों, और अक्सर मैं कहता हूं कि जो होम्योपैथी डॉक्टर्स ये गलती करते हैं कि जो जो दवाएं वो जानते हैं कि 10-10 दवा मिला करके एक साथ दे रहे हैं, कि फाइल में 20-20 दवा मिला के दे रहे हैं, एक डॉक्टर 15-15, 20-20 दवा मिला के दे देते हैं, कभी कभार सुनने को आता है, वो डर लगता है ये सब सुन करके। अब सोचिए कि एपिस और कैंथ्रिस दोनों आप एक ही साथ मिला के दे दे तो दोनों में से कोई नहीं काम करेगा और मे भी कहीं नुकसान करे। हालांकि पोटेंटाइज फॉर्म है तो नुकसान करने का तो डर है नहीं, चिंता है नहीं, लेकिन फिर भी हम क्यों ऐसा करें, कोई अर्थ नहीं बनता इस बात का। तो हमेशा ध्यान रखें कि ऐसी गलती ना करें, सिंगल मेडिसिन यूज करें। और एपिस और कैंथ्रिस एक दूसरे के साथ कभी नहीं चलता है, इसको हमेशा ध्यान में रखें। यदि किसी ऐसे लड़के को देखने के लिए आप बुलाएं जिसे क्रूड एपिस खिलाया गया हो तो आप अक्सर कैंथ्रिस से ही उसका विष दूर करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि एंटीडोट है, दोनों एक दूसरे को समाप्त करता है। तो ध्यान रखेंगे कि जहां भी एपिस क्रूड फॉर्म में दिया गया है तो कैंथ्रिस उसका एंटीडोट के रूप में काम करेगा, उसको ठीक करेगा। तो ये एक दूसरे के लिए दवा है, मतलब एक दूसरे के लिए दवा है, दूसरे के गलत असर को पहला जो है वो काट सकता है, एंटीडोट है। तो साथ में नहीं चलेगा क्योंकि साथ में दोनों एक दूसरे को खत्म कर देगा और किसी तरह का कोई फायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद एपिस में झटका, जलन और डंक मारने की तरह दर्द समूचे मूत्र
पथ में मालूम होता है। अनजाने में पेशाब होना, मूत्र रोध के साथ मूत्र नली में डंक मारने की तरह दर्द, मूत्र यंत्रों का रोगात्मक उपदाह, मूत्र कृच्छ, पेशाब करने के समय तेज दर्द, दूध पीने वाले बच्चों का मूत्र रोध। एपिस की परीक्षा होने के पहले ही वृद्धाएं इस बात को जानती थी। जब किसी नए पैदा हुए बच्चे को पेशाब नहीं होता तो वे किसी मधुमक्खी के छत्ते से 2-4 मधुमक्खियां पकड़ लाती, उन पर गर्म पानी डाल देती और उसमें से एक चाय का चम्मच भर बच्चे को पिलाकर आरोग्य कर देती। इस तरह की कुछ घरेलू चीजें परिवार के मनुष्यों को और यात्रियों को मालूम रहती थी। ठीक इसी तरह हम लोग भी एपिस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हमें एंशिएंट समय के मतलब बातें मालूम पड़ रही हैं। मतलब एंशिएंट कहना तो कुछ ज्यादा पुराना हो जाएगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर केंट साहब के समय के आप सोच सकते हैं कि क्या उस समय का साइंस था और क्या हमारे घर में घरेलू उपचार जो हम दादी नानी के घरेलू नुस्खे जो हम आजकल स्टेशन पे 15 रुपए वाली बुक्स जो हम देखते हैं, लेकिन उसका प्रभाव था, उसका एक बहुत खूबसूरत प्रभाव था। हमें हर चीज के लिए भटकना नहीं होता था। हमारे घर में हमारी दादी नानी ही छोटी मोटी वैद्य हुआ करती थी। तो ये खूबसूरत चीज है जो यहाँ जानने को मिला। उसके बाद पेशाब थोड़ा और बदबूदार, इसमें अंडलाल और रक्त कण मिले रहते हैं, खासकर अंडलाल मिला रहता है, यानी कि एल्बुमिनेरिया। अंडलाल को एल्बुमिनुरिया कहा जाता है। पेशाब की नवीन बीमारी में अंडलाल मिले मूत्र के साथ गुर्दे की नई प्रदाहिक बीमारियां, जैसा डिप्थीरिया या रक्त ज्वर में या इसके बाद हुआ करता है, जैसा किसी नई बीमारी के पुछल्ले रूप में होता है। गुर्दे का प्रदाह कितने ही रोगियों की जान ले लेता है। गुर्दा आप समझ रहे हैं, आपका लिवर, तथा एलोपैथों के हाथों बहुत से रोगी इससे मरते हैं। मतलब कि गुर्दे का प्रदाह कितने ही रोगियों का जान लेता है। लिवर पेन बहुत लोगों का जान ले लेता है और एलोपैथ लोग इससे मरते। खैर, एलोपैथ को इस तरह से बोलना आज के जमाने में उचित नहीं है। ये उस जमाने की बात है जब केंट साहब बोल रहे हैं, जिस समय में लिख रहे हैं वो उस समय की बात है। आज बहुत विकास हुआ है एलोपैथ में और बहुत जगह उपयोगी भी है, पर होम्योपैथ के हाथों से एक भी नहीं। ये होम्योपैथ की पावर है। जहां होम्योपैथ है, वहां जहां आपने सिम्टम पकड़ लिया वहां पे कोई गड़बड़ा नहीं सकता है। पुरुष और स्त्री दोनों ही की जनेंद्रिय से इसका घनिष्ठ संबंध है। जनेंद्रिय की सूजन और शोथग्रस्त अवस्था स्त्रियों का एपिस बहुत बड़ा बंधु है। लक्षण मिलने पर ऐसा मालूम होता है कि यह उनकी सभी प्रदाहिक बीमारियों को आरोग्य कर देता है, अर्थात इससे जरायु और डिंबाशय का प्रदाह और बाहरी तथा भीतरी भाग की भयानक तकलीफें उत्पन्न होती हैं, और लक्षण मिलने पर इनमें से अधिकांश प्रदाहिक बीमारियां इससे आरोग्य हो जाती हैं। यह गर्भस्राव तक रोक देता है। यदि कोई बदमाश गर्भस्राव करा देने की चेष्टा करता है, वह स्त्री दवा खा भी लेती है और दर्द भी पैदा हो जाता है, इतना दर्द की जरायु की सामग्री बाहर निकाल दे। खासकर प्रथम, द्वितीय और तृतीय मास में थोड़ा सा रक्तस्राव हुआ है या गर्भस्राव की आशंका है, अभी तक झिल्लियां नहीं फटी हैं पर जल्द ही फटना चाहती हैं, उसे डंक मारने और जलन की तरह दर्द होता है, खुली पड़ी रहती है, बहुत गर्मी मालूम होती है, शायद ऑर्गेट की लंबी खुराक के कारण उसे अफसोस होगा कि एपिस ने उसे आरोग्य कर दिया। यहाँ पे एक क्या कहें उसे कमेंट की तरह, मतलब सरकाजम मार रहे हैं डॉक्टर केंट कि उनको मतलब ये सारी कंडीशंस हैं कि प्रेग्नेंट थी, किसी तरह की मेडिसिन ले ली, दर्द, जलन, गर्मी से प्रॉब्लम, डंक मारने की तरह दर्द, ऐसा लग रहा है जैसे कि फट के बाहर निकल जाएगा, बच्चा जब ठहरा हुआ है वो सारा चीज, लेकिन बैग नहीं फटा है। हल्का फल्का ब्लड भी आया है एक आध छींट जैसा, लेकिन बैग नहीं फटा है अगर, तो एपिस उनको ठीक कर देगा। ये जान के उनको अफसोस होगा, क्योंकि अफसोस होगा ही। अब जो बच्चे को खत्म करने के लिए जो दवा का प्रयोग करे तब उनको अफसोस ही होगा, क्योंकि एपिस उनको ठीक कर देगा, एपिस उनके प्रेगनेंसी को खत्म नहीं होने देगा, बचा देगा। लेकिन वही पॉजिटिव तरफ अगर हम देखें कि किसी तरह से किसी गलती के वजह से अगर ऐसा होता है, या नॉर्मली भी बिना कुछ किए हुए भी कभी कभार प्रेगनेंसी के दौरान ये चीज देखने को मिलता है, तो ध्यान रखेंगे कि गर्मी से बेचैनी, डंक मारने की तरह दर्द, जलन, ये चीज आपको जैसे ही देखने को मिलती है, फाड़ने की तरह दर्द, एपिस आप देते हैं और ठीक होता है। ये डॉक्टर केंट बता रहे हैं कि किस लेवल पे काम कर सकता है एपिस आपके लिए। उसके बाद ऐसा दुराचार प्रचलित है, पर स्त्रियों में दुर्घटनाएं और कमजोरियां रहा ही करती हैं, जिनसे अपनी गर्भ रक्षा पर उनका ध्यान रहने पर भी वे एपिस से डरती हैं। ऐसी माताओं की एपिस उपयोगिनी दवा है। डिंबाशय में, खासकर दाहिने डिंबाशय में जलन और डंक मारने की तरह दर्द। अब डिंबाशय का मतलब मैं नहीं बतलाऊंगा, ये आप खुद से खोजिए,
आसान आसान सी हिंदी शब्द हैं, इन शब्दों के बारे में पता होना चाहिए हमें। जब ये बहुत बढ़ जाते हैं यहाँ तक कि कोषगर्भ यानी सिस्टिक भी हो जाता है, तो एपिस इसकी बहुत उपयोगी औषधि प्रमाणित हुई है। इसने अक्सर अर्बुद हम ट्यूमर्स को कहते हैं, अर्बुद तक को आरोग्य कर दिया है तथा उसका बढ़ना रोकने के लिए या गायब कर देने के लिए इसने कोषगर्भ बना दिया है। कोषगर्भ समझ रहे हैं, सिस्टिक मतलब सिस्ट कह सकते हैं आप उसको। दाहिना डिंबाशय प्रदेश बहुत ही स्पर्शकातर रहता है। मासिक ऋतु स्राव के समय जरायु और डिंबाशय में दर्द, डंक मारने, छेदने और फाड़ने की तरह दर्द, छुरी से काटा जा रहा है, गर्मी से बदतर हो जाता है। यह लक्षण बहुत सरलता पूर्वक मिल जाता है क्योंकि बहुत से कष्टदायक लक्षणों में आराम मिलने के लिए ताप या गर्म पानी के थैले का प्रयोग कर परीक्षा की जाती है, पर इस दवा में उपसर्ग बढ़ जाते हैं, वह इन्हें घटा देती है क्योंकि गर्मी से बीमारी बहुत बढ़ जाती है। डिंबकोश बढ़ा प्रवृत्ति, दाहिने डिंबाशय का शोथ, डिंबाशय का अर्बुद, ओवेरियन ट्यूमर। तो ये सारी जानकारी है साथियों जो डॉक्टर केंट ने अपने मेट्रिया मेडिका में एपिस मेलिफिका के बारे में बतलाई हैं। डॉक्टर केंट की ये बात ही मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि वो अलग अलग, जैसे कि वो आंख और नाक और पेट और ये वो इधर उधर की तो वो बातें करते हैं, वो बातें हैं जो वो बस ऐसे ही कहते हैं। मूल उनका पॉइंट क्या होता है कि जो कोर सिम्टम है उसको आपको बार बार रिपीट करना, उसको आंख पर भी रिपीट कर दिए, उसी चीज को सर में भी रिपीट कर दिए, उसी चीज को पेट में रिपीट कर दिए, उसी चीज को चेस्ट में रिपीट कर दिए, गले में रिपीट कर दिए। और वही मेन जो उसके कैरेक्टरिस्टिक मतलब मेन उसके रूट सिम्टम कहेंगे हम उसको, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम भी नहीं, जो रूट सिम्टम है उस दवा की जो आत्मा है जिस बीमारी को मतलब डायरेक्टली वो पकड़ेगा, उन सिम्टम्स को इतनी बार रिपीटेडली डॉक्टर केंट आपको सुना देते हैं कि आपके जहन में आ जाए। अब एपिस मेलिफिका के बारे में आप सोचिए कि क्या क्या मूल बातें हमें जानने को मिली, और जो चीज आपको लगती है कि सबसे बेहतर जो आपने महसूस किया कि नहीं ये सिम्टम मैंने देखा है, या किसी तरह की अगर स्टोरी आपके पास है इस तरह की, तो प्लीज कमेंट करें, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। हालांकि आपने देखा कि जलन, गर्मी से तकलीफ, लहर, काटने की तरह दर्द, फाड़ने, सुई चुभने की तरह दर्द, तो इन सब तरह के और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो कि मैंने बतलाई, या मतलब सॉरी डॉक्टर केंट ने बतलाई इस चैप्टर में। तो उन सब में से क्या पॉइंट आपको बेहतर लगा उसको जरूर कमेंट करें। मैं आपके एक एक अलग अलग कमेंट्स को देख करके और उसके ऊपर हो सके तो मेरा कोशिश रहेगा कि शॉर्ट वीडियो बनाऊं। तो इसी के साथ साथियों ये चैप्टर हुआ समाप्त। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मजा आएगा आपके साथ जुड़ के और फिर आगे बहुत कुछ करना है। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। उन सभी साथियों के साथ जरूर शेयर कर दें जिनको आपको लगता है कि वो होम्योपैथी से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, उनको ये जानकारी काम की हो सकती है उनके लिए। और कमेंट तो करना ही है, सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, और उसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।